अरे पम्मी बेटा, ये क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि ठीक 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देना। ना तो तुमने चूल्हा बंद किया और ना ही चूल्हे से तुमने छोले उतारे। देखो, सारी छोले की सब्जी जल गई। क्या तुम अपनी गरीब माँ का ढाबा बंद करवाना चाहती हो? ज्यादातर लोग मेरे ढाबे पर छोले और भटूरे खाने ही आते हैं, और आज मैं अपने ढाबे पर छोले भटूरे नहीं लेकर जा पाऊंगी क्योंकि छोले तो जल गए सारे। बेटा, तुमने लापरवाही क्यों की? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना होमवर्क कर रही थी और होमवर्क करने के चक्कर में आपके छोले जला दिए। माफ कर दीजिए मम्मी जी। चलो, अभी रोने जैसी शक्ल मेरे सामने मत बनाओ। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। होमवर्क करना भी जरूरी था। आगे से ध्यान रखना। तुम तो जानती ही हो तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाए, अपनी माँ की तरह ढाबा ना चलाए। मम्मी, वो तो मैं पढ़ लिख कर अफसर बन ही जाऊंगी आपकी इसी कड़ी मेहनत की वजह से, लेकिन आप अपने काम को छोटा क्यों समझती हैं? आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तभी तो जब पापा ने हमें घर से बाहर निकाला आपने मुझे संभाला, मेरा पालन पोषण किया, मुझे पढ़ा रही हैं। अगर आप खाना बनाना नहीं जानती तो ढाबा कैसे चलता? अरे मेरी प्यारी बेटी कितनी समझदार हो गई है, अपनी माँ को समझा रही है। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सभी इंसान को कोई ना कोई काम करना जरूर चाहिए। पता नहीं कब मुश्किल घड़ी आ जाए। मुश्किल समय में कोई किसी का साथ नहीं देता बेटा। अच्छा चलो, बहुत सारी बातें हो गई, जल्दी से स्कूल जाओ, मुझे ढाबे पर जाना है। कविता जल्दी से अपनी बेटी को तैयार कर स्कूल भेज देती है और जो उसने अपने ढाबे के लिए खाना बनाया था वो लेकर जल्दी से अपने ढाबे पर पहुंच जाती है। कविता के ढाबे पर छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा फेमस थे। दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर छोले भटूरे खाने आया करते थे, लेकिन आज मेन्यू में छोले भटूरे नहीं थे। तभी लोग कविता से कहने लगते हैं, कविता आंटी, ये क्या? आपको पता है ना मैं कितनी दूर से गाड़ी चलाकर आपके ढाबे पर छोले भटूरे खाने आती हूँ, और आज आप छोले भटूरे नहीं लेकर आई हैं। सारा मूड खराब हो गया। कितनी तेज भूख लगी थी, सब बेकार। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको छोले भटूरे लेकर आना चाहिए था, जबकि आपके ढाबे पर छोले भटूरे ही फेमस हैं। क्षमा कर दो बेटा, मैंने छोले भटूरे बनाया था, लेकिन मेरी बेटी की लापरवाही की वजह से वो जल गया। कल से मैं ज़रूर छोले भटूरे लेकर आऊँगी, लेकिन आज ये दाल चावल और घी लगी रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक बार ट्राई करके तो देखो, बहुत पसंद आएगा। अरे चलो, यहाँ से चलते हैं। हम इतने दूर से छोले भटूरे तो खाने आते हैं, आज वो है ही नहीं। इस तरह से जो भी ग्राहक कविता के ढाबे पर छोले भटूरे खाने आता है वो एक एक करके सब चले जाते हैं, जिस वजह से कविता को बहुत ज्यादा दुख होता है और कविता की ज्यादा बिक्री नहीं होती, क्योंकि छोले भटूरे ही सबसे ज्यादा खाए जाते थे। अगले दिन कविता सबसे ज्यादा छोले भटूरे बनाती है और ढाबे पर लगाती है, ताकि दोबारा से उसके ग्राहक उसके ढाबे से खाली हाथ वापस ना जाएं। और अगले दिन कविता के ढाबे पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और सब उसके छोले भटूरे खाकर जाते हैं और तारीफ भी करते हैं। ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कविता बहुत खुश होती है। ग्राहक मेरे छोले भटूरे खाकर बहुत खुश होकर जाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है। बस मेरा काम ऐसे ही चलता रहा तो हमारी गरीबी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और जो ढाबा खोलने के लिए मैंने कर्जा लिया था वो भी जल्दी ही चुका दूंगी। बस मेरे ढाबे को किसी की नजर ना लगे। हाँ, छोले भटूरे 2 प्लेट अभी लगवाती हूँ। छोटू, जल्दी से दूसरी टेबल पर 2 प्लेट छोले भटूरे लगाओ, जाओ जल्दी। इस तरह कविता बहुत खुश हो रही थी। तभी कविता के सामने एक पायल नाम की एक औरत ढाबा चलाती थी। वो अपने पार्टनर से कहती है, सोनिया, कुछ दिनों के लिए मैं शहर घूमने चली गई तो तुमने मेरे ढाबे को बंजर बना दिया। एक भी ग्राहक मेरे ढाबे पर नहीं आ रहे। सारे ग्राहक कहाँ हैं? और ये क्या, 1 महीने में सिर्फ चंद रुपए कमाए हैं? इस तरह से तुम पार्टनरशिप करोगी? मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके गई थी कि मेरे पीछे से मेरे ढाबे का अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन नहीं। देखो, दूर दूर तक कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? अरे यार पायल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से वो गरीब कविता हमारे सामने ढाबा खोलकर बैठी है तो हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। पूरे दिन में 1 या 2 बस। मैं खुद इतनी ज्यादा परेशान हूँ। सारी जमा पूंजी ढाबे में लगा दी और वो गरीब, उसका ढाबा रात दुगुनी दिन चौगुना बढ़ रहा है। तुम्हें पता है उसके छोले भटूरे इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं ना कि दूर दूर से गाड़ी में बैठ बैठ कर लोग खाने आते हैं। शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह से हमारे ढाबे में नुकसान होता जा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा ढाबा नुकसान में चला जाए, और वो भी उस गरीब की वजह से जिसने अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ढाबा खोला है। वो कामयाबी की बुलंदियां छुए, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी।
अब मैं जाती हूँ, 2 टुक उससे बात करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे इलाके में ढाबा चलाएगी? हाँ। ऐसा कहकर पायल कविता के पास जाती है और कहती है, अरे गरीब औरत, ये तुम्हारा छोटा सा ढाबा है ना, इसे कहीं और जाकर खोलो। ये मेरा इलाका है और मेरे बिना परमिशन के यहाँ कोई ढाबा नहीं खोल सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ कि सामने अपने ढाबा खोल दी? तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक नहीं आ रहे, इसीलिए चुपचाप यहाँ से अपना ढाबा कहीं और लेकर जाओ। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली क्या गई, तुम भिखारियों ने अपनी जगह बना ली। देखिए, आप कौन हैं मैं नहीं जानती, लेकिन ये सड़क आपकी नहीं है, सरकार की है। उस सरकार के लिए सभी नागरिक बराबर हैं, इसीलिए मैं ढाबा कहीं नहीं लेकर जा रही। अगर तुम्हें मेरे ढाबे से दिक्कत है तो तुम अपना ढाबा कहीं और लेकर जा सकती हो। देखो, मेरे ग्राहक तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए जाओ यहाँ से, मेरा काम का समय है। ये गरीब 2 टके की औरत मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। तुम जैसे गरीबों को कुचलना तो मुझे अच्छी तरह से आता है। ऐसा सोचकर पायल वहां से बहुत गुस्से में चली जाती है और कविता अपना काम करने लगती है और शाम को अपने घर जाकर अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा समय बिताती है और दोबारा से अपना काम करने लग जाती है। अगले दिन कविता अपने ढाबे पर जाकर जैसे ही बैठती है, तभी वहां पर 4-5 गुंडे कविता का इंतजार कर रहे थे और वो कविता से कहते हैं, चल चल जल्द, तेरे पास जो भी जमा पूंजी है सब हमारे हवाले कर दे। कविता उन गुंडों को अपनी जमा पूंजी नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो गुंडे पायल के भेजे हुए थे। वो सभी गुंडे कविता से उसकी सारी जमा पूंजी ले लेते हैं और बेचारी कविता की बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, सर से खून निकल रहा था और उसका ढाबा भी पूरी तरह से तोड़कर चले जाते हैं। दूर खड़ी पायल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। गरीब, मुझसे पंगा लेगी? मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा लेना तेरे लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ढाबा चलाएगी, छोले भटूरे खिलाएगी। अब तेरा ढाबा भी नहीं रहा और ढाबा चलाने वाले भी, और मेरे ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि इस गरीब की वजह से इस इलाके में ग्राहक आने लगे हैं। कुछ ऐसा सोचकर पायल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और बेचारी कविता टूटी फूटी घर आ जाती है। अपनी माँ की हालत देखकर पम्मी घबरा जाती है और वो अपनी माँ के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तब कविता कहती है, मैं ही बची हूँ बेटी, और कुछ भी नहीं बचा। जो भी धन घर गिरवी रखकर ढाबा खोला था, अब वो कर्ज भी नहीं चुका सकती, क्योंकि ढाबा ही नहीं रहा। गुंडों ने सारा गल्ला ले लिया और मेरी पिटाई भी की और ढाबा भी तोड़ दिया। कुछ नहीं बचा बेटी, कुछ भी नहीं। हम बर्बाद हो गए, पहले ही गरीब थे और अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। मेरे सपने तुम्हें पढ़ाने के अब सब अधूरे रह गए बेटी। अब क्या करूंगी मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, आपको तो बहुत चोट लगी है, आपको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। घर पर रह के आपके जख्म ठीक नहीं हो पाएंगे, पहले डॉक्टर के पास चलिए, आप परेशान मत होइए, चलिए। पम्मी अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। देखो लड़की, तुम्हारी माँ के इलाज में 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपए है तुम्हारे पास, तभी तुम्हारी माँ का इलाज होगा। डॉक्टर, अभी तो नहीं है, लेकिन आप मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। जाओ यहाँ से, मैंने तुम जैसे गरीब लोगों का फ्री में इलाज करने का ठेका नहीं ले रखा है। अगर मैं ऐसे ही गरीब लोगों का फ्री में इलाज करती रही तो मैंने कर लिया अपना काम। फिर जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई फ्री में इलाज कर दे तो वहाँ कराओ, मेरे पास मुफ्त इलाज नहीं है। डॉक्टर पम्मी और उसकी माँ को धक्के मार कर निकाल देती है। कविता का इलाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। पम्मी अपनी माँ की हालत देखकर बहुत रोती है और वो दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक सफेद परी मिलती है जो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी पम्मी परी को देखकर कहती है, परी जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या परियों की भी जिंदगी में दुख और परेशानी होती है जैसा कि हम इंसानों की जिंदगी में होती है? क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हैं, हमें बता सकती हैं? रानी परी ने मुझे परी लोक से निकाल दिया है। मैं परी लोक में एक ढाबा चलाती थी, परियों का ढाबा, और वहाँ पर मेरे छोले भटूरे और राजमा चावल बहुत ज़्यादा फेमस थे। रानी परी ने अपनी इकलौती बेटी के जन्मदिन पर मुझसे छोले भटूरे और राजमा चावल बनवाए थे,
लेकिन मेरी बहन नीली परी नहीं चाहती थी कि मैं रानी परी की बेटी के लिए वो सब बनाऊं, इसीलिए उसने अपनी जादुई शक्ति से मुझे भुला दिया कि मैं छोले भटूरे कैसे बनाती थी, और मैंने छोले भटूरे की जगह कुछ और ही बना दिया, जिसकी सज़ा मुझे इतनी कड़ी मिली है। शाम को रानी परी की बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा अगर शाम तक मैंने छोले भटूरे और राजमा चावल नहीं बनाए तो मेरी बची हुई शक्तियाँ भी चली जाएंगी, फिर हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर रहना होगा। अरे रोइए मत परी जी, मेरे पास इसका एक सल्यूशन है। अच्छा, वो क्या है बताओ मुझे। परी जी, मेरी माँ का भी ढाबा था जिसमें वो छोले भटूरे बना के बेचा करती थी, और तो और पूरे गांव में वो छोले भटूरे इतने फेमस है कि क्या बताऊं। पर परी जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरी माँ जख्मी है, नहीं तो आपकी ज़रूर मदद करती। उसकी परेशानी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं हूं ना। फिर सफेद परी पम्मी की माँ को अपनी शक्तियों से पहले की तरह स्वस्थ कर देती है। अरे पम्मी बेटी देखो, मैं ठीक हो गई। फिर कविता और पम्मी खुश हो जाते हैं। कविता आंटी और पम्मी, आप दोनों परी लोग चलो, वहाँ मेरा जादुई ढाबा है, हम वहाँ वो ढाबा चलाएंगे और वहीं रहेंगे। क्या आप सच कह रही हैं? परी लोग जाएंगे हम, और क्या हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी? हाँ, अब चलो भी, बहुत देर हो रही है। फिर परी दोनों के साथ परी लोग पहुंच जाती है और वहाँ कविता और परी मिलके अपना ढाबा चलाते हैं और स्वादिष्ट छोले भटूरे खा के सब परियां उनकी तारीफ करती है। कविता आंटी, आपको पता है आपका ढाबा किसने तुड़वाया और पिटाई किसने करवाई? नहीं परी बेटा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। अरे आंटी, आपके सामने वो जो पायल थी ना, उसी ने किया ये सब, आपका ढाबा बंद करवाने के लिए। आप चाहती हैं उसे सजा मिले? हाँ, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। दिन जब पायल अपने ढाबा पहुंचती है तो देखती है कि उसका ढाबा पूरी तरह से जल रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थी जिसे पायल और सोनिया देख के हैरान हो जाती है, और आग बुझाने के चक्कर में दोनों आग में काफी हद तक जल जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। कविता और पम्मी परी लोग में रह के अपना ढाबा खुशी से चलाती हैं। परी भी दोनों के साथ मिलजुल के रहने लगी और पम्मी परियों के स्कूल पढ़ने जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।